नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह था। भूपेंद्र भाई पटेल एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री चुन लिए गए, शपथ ले ली उन्होंने और लगातार 7वीं बार जो बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, उसका जो एक लक्ष्य रखा था, लक्ष्य से भी ज्यादा एक तरीके से भारी बहुमत के साथ जो रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले हैं बीजेपी को, इसकी लगातार समीक्षा हो ही रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से जब आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तमाम और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे वहां पर। और इसके अलावा कुछ मायनों में आज का शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास भी था, क्योंकि अभी तक यह माना जाता रहा है कि जो भी पार्टी के कुछ बड़े नेता होते हैं या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ और भी बेहद खास मेहमान बुलाए गए थे, साधु संतों को बुलाया गया था और एक अलग तरीके से कैबिनेट का यहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह था वो देखने को मिला। और सबसे खास तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन जिस तरह से जनता का किया, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने सभी जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो कार्यकर्ता, वो जनता गुजरात की, जिनकी वजह से भारी बहुमत, एक अपार जो प्यार है वो बीजेपी को एक बार फिर 7वीं बार सत्ता तक लेकर आया और दिखाई दिया, तो प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर झुककर एक अभिवादन किया। लेकिन हम यहां पर आज जरा बात करते हैं 2024 को जो मंत्र देने की कोशिश है गुजरात के रास्ते से, क्योंकि हलचल इस नतीजे के बाद से लगातार विपक्ष में भी तेज हो गई है। नीतीश कुमार की तरफ से एक नया कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं 2024 में अब कैसे सामूहिक एकता की वो जो बात कर रहे हैं उस चेहरे को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक अलग मोर्चाबंदी करने की कोशिश में है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस जो उनके पास सीटें आई हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उसके बाद उनका एक फोकस चेंज हुआ है। तो ये जो अलग अलग धड़े हैं, इन सबके बीच बीजेपी का मिशन 400 प्लस, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि अब किसके खेमे में 400 प्लस या फिर उससे ज्यादा और कम, ये जो आंकलन है कैसे लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जरा वो अहम बातें और बयान सुन लेते हैं जो आज सुबह से सुर्खियों में रहे। भाइयों बहनों, अब गुजरातनी जनता ने भाजप पर भरोसो અને દેશની જનતાને પર ભારત પર ભરોસો। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક ભરોસાની પ્રતીક બની ચૂકી છે। ભરોસાનું બીજું નામ ભાજપ, ભાજપનું બીજું નામ ભરોસો। ભાઈઓ બહેનો, આ ભરોસો એમનેમ નથી આવ્યો, અમે તપસ્યા કરી છે, તપસ્યા કરી છે। तो ये प्रधानमंत्री का वो बयान था जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ लोगों का जो जुड़ाव है, जो भरोसा है, उसका जिक्र किया था। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद कुछ नेताओं की एक अलग तरीके से बयान और जो इसको लेकर के आगे बढ़ाना है बीजेपी का मिशन, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए और बयान सामने आए। उनको भी जरा देख लेते हैं। भाई मोदी का इतना बड़ा सम्मान वोट के माध्यम से गुजरात ने डेवलपमेंट के पक्ष में किया। इस इतिहास को रचने के लिए न सिर्फ नरेंद्र भाई का अभिनंदन है, बल्कि साथ ही हर एक गुजराती। जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है, जिस जिम्मेवारी पर भारतीय जनता एक एक विधायक मजबूती से काम करेगा। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि आने वाले 15, 10, 5 साल का जो फ्यूचर गुजरात और मजबूती से तय होना है, बस उस पर काम किया जाएगा। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जैसे उन्होंने सहयोग किया है, इसके लिए मैं गुजरात की जनता को बड़े निष्ठापूर्वक धन्यवाद देता हूं। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात की जनता ने इतिहास रचना की है और मैं इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को मैं हृदय से उन लोगों को अभिनंदन देता हूं। तो
वाकई इतिहास तो रचा ही गया है और बीजेपी ने इतिहास रचकर भी दिखाया है। 7 साल के बाद, या यूं कहें कि 37 साल के बाद जिस तरह से जो बहुमत मिला है, जो सीटें मिली हैं रिकॉर्ड तोड़ संख्या में, इसको लेकर विपक्षी खेमे में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चिंता तो पैदा हो ही गई है। और इसीलिए जो बात सामने आई, जब नीतीश कुमार ने यह बात कही कि 2024 तक वो देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई कि आखिर इस सोच के पीछे नीतीश कुमार की क्या वजह है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री पद के ना दावेदार है ना ही उम्मीदवार है, वो सिर्फ देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल पैदा करना चाहते हैं और सभी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अभी तक कांग्रेस किस खेमे में खड़ी है ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई है और ना ही इसका खुलासा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तीसरी तरफ शरद पवार, ममता बनर्जी ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि केसीआर से मिलकर अरविंद केजरीवाल कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसे भी संकेत मिल चुके हैं। तो ये जो इतने सारे अलग अलग खेमे दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच उस पार्टी को टक्कर देना जो कि इस वक्त एक तरीके से अजय सी साबित हो रही है। बीजेपी का जो मिशन है वो अभी से नहीं बल्कि 1 साल से, अगर हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सुना तो वो कह रहे हैं कि हम तो 1 साल से ही अब 2024 के चुनावी मोड में आ चुके हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये जो तमाम अभियान है सभी पार्टियों का, जरा इसी पर चर्चा करते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहा है। मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी हैं जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं और हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। और हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है इस पर हम उनसे जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पीछे का जो गेम है वो क्या चल रहा है। लेकिन शुरुआत में जरा अनुप्रिया जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि खबरें जो आई हैं, नीतीश कुमार अगर 2024 तक भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं भारत को, तो ये थोड़ा सा बयान अटपटा नहीं लग रहा है? इस वक्त भाजपा की स्थिति, राज्यों में उसकी स्थिति, केंद्र में उसकी स्थिति अगर देखें तो 2024 तक भाजपा मुक्त भारत, ये सपना कैसा है? रीमा जी, आज जो विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा करना है, इसका एकमात्र उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य इसलिए है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, रोजगार की चर्चा नहीं हो रही है। 2014 में अगर हम लोग याद करें 2014 के लोकसभा चुनाव को, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी उस समय चुनाव के दौरान उन्होंने कई वादे किए थे युवाओं को लेकर करके, महंगाई को लेकर के, जहां भाजपा के नेता पूरे देश भर में कई तरह के आंदोलन किया करते थे कि एलपीजी का गैस का दाम बढ़ा है, प्याज की दाम बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सारे मुद्दों के साथ में 2014 में चुनाव लड़ रही थी भाजपा। लेकिन अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखा जाए, जहां पे किसी भी तरह से रोजगार की बात नहीं होती है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा युवाओं को। आज यह स्थिति है कि रोजगार तो दूर की दूर बात है, जिनको रोजगार मिल चुका था वह आज बेरोजगार हो गए। अनुप्रिया जी मैं आऊंगी, इस मुद्दे पर भी आऊंगी, मुद्दों पर भी आएंगे, लेकिन अभी तो मेरा सीधा सवाल ये था कि इस वक्त बीजेपी की जो स्थिति है, लगातार एक के बाद एक अगर वो राज्यों में बम्पर वोट ले रही है, वोटिंग परसेंटेज उसका लगातार बढ़ रहा है, तो इस बीच में ये जो सपना है नीतीश कुमार का कि भाजपा मुक्त कर देंगे वो देश को, ये कैसे संभव हो पाएगा? मुझे लगता है कि रीमा जी, अगर हम सभी गुजरात के चुनाव के नतीजों को देख रहे हैं तो हमें हिमाचल के चुनाव के नतीजों को भी देखना होगा, एमसीडी के चुनाव के नतीजों को भी देखना होगा, और उपचुनाव जो पूरे देश में हुए, जहां 6 सीटों पर चुनाव हुई, जिसमें मात्र 2 भाजपा जीत के आई है। और आप अगर ये सभी भाजपा यह ढिंडोरा पीट रही है कि उसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि 2024 में वो एक तरफा चुनाव लड़ेगी, तो उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनके खिलाफ में युवा खड़ा है, उनके खिलाफ में वो बेरोजगार लोग खड़े हैं कि जो अभी तक उनके घर में वो युवा पढ़ के वो सड़क पे खड़े हैं। तो अगर देखा जाए गुजरात की अगर बात करें के साथ में एमपी और हम लोगों को कई और चुनावों के नतीजों को भी देखना होगा, जहां पर उनको करारी हार मिली है। यूपी के इलेक्शन में देख ले, वहां पर उनको कितने मार्जिन से हारे।
वोटिंग परसेंटेज की बस ये गोलमोल बातें जो भाजपा कर रही है, इस तरह के छलावे ठीक है। में जनता नहीं आने वाली। ओके, अनुप्रिया जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सीएम पद तो उन्होंने कह ही दिया था, एक अलग बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वो आपके लिए? इतने नारे जो लगे हैं आपके अधिवेशन में, पार्टी के नेताओं ने जो नारे लगाए हैं, उसके पीछे की क्या स्टोरी? अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं वो पीएम की रेस में नहीं है, तो फिर उनको पीएम बनाने के लिए 2024 के चेहरे के लिए आपकी पार्टी के लोग जो नारे लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे नेता ने साफ कहा है कि 2024 की जो मुहिम है, उस मुहिम में वह एक ऐसे फ्रंट के रूप में सामने आना चाहते हैं कि जहां पे सांप्रदायिक ताकतों को वहां नस्तानाबूद करना है, कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज को एकजुट करते हुए वो एक फ्रंट तैयार करना चाहते हैं पूरे देश में, जहां पे हम अलग अलग राज्यों में बीजेपी को हम लोग वहां कमजोर कर करके और एक स्वस्थ प्रधानमंत्री हमारे देश में निकल के आएंगे, जो हर समाज के तबके के बारे में बात करेंगे, और जो युवा अगर हमारे साथ में जो हमारे नहीं अनुप्रिया जी, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उस पर आ ही नहीं रही हैं, आप मुझे देश के मुद्दे बता रही हैं। मैं अभी जरा जेडीयू पे बात करना चाह रही थी, आप मुझे बता रही है देश में कौन कौन से मुद्दे हैं, किस पर युवा विचलित है, किस पर महिलाएं विचलित है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि नीतीश कुमार पीएम बनने की रेस में है या नहीं, उन्होंने अपना नाम दे दिया है या नहीं? सिर्फ ये मेरा सीधा सवाल था। है कि वह प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, वह एक ऐसा फ्रंट तैयार करेंगे जहां पे भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करेंगे, जिससे वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ को फेंकना है। तो ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी तक बताई नहीं गई है, या नेताओं को नहीं बताई गई है जिन्होंने नारे लगाए कल? उनको क्या पता नहीं है कि वो पीएम पद की दावेदारी में और या फिर उस रूप में अपने आप को नहीं देख रहे हैं? उनके सामने जब ये नारे लगे हैं बुलंदी पर खड़े होकर, तो फिर उसके पीछे क्या? बिहार की जनता और बिहार के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से खुश हैं, अगर वो उनको देखना चाहते हैं, तो उनकी वो खुशी जाहिर हो रही थी अधिवेशन में कि वह चाह रहे थे कि जिस तरह का कार्य बिहार में प्रगति हुआ है 2005 से 22 तक, ठीक है, प्रगति वो देश में चलिए समझ गए, उनका जोश और उनका प्यार था जो हम ओके, ठीक है। तो मतलब ये कार्यकर्ताओं का और नेताओं के दिल की आवाज है कि वो बने, है ना? ये आपकी तरफ से बात आई है सामने। मनोज जी, 2024 तक भाजपा मुक्त भारत का सपना नीतीश कुमार ने देख लिया है और सबको वो एकजुट करने में लगे ही है। वो तो काफी समय से ही आपने देख लिया कि जब से आप लोगों से अलग हुए उसके बाद से वो इस मुहिम पर लग गए हैं, और अब तो ये मुहिम और तेज होगी। तो डर का थोड़ा सा भावना आ रही है मन में, चैलेंज? देखिए रीमा जी, ऐसा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में फ्यूज बल्बों की एक झालर जो होती है ना, जैसे फ्यूज बल्ब हो जाते हैं दिवाली के समय, आप देखते होंगे फ्यूज बल्ब की एक झालर होती है, एक फ्यूज बल्बों की एक झालर सी भी खड़ी हुई थी। लेकिन आखिर नतीजा क्या निकला? भाग के हुई 3 पार। आखिर कितने प्रधानमंत्री, आखिर चेहरा कौन होगा, क्या विचारधारा है इन लोगों की, तो ये धराशायी हो गया और वो अभी भी ऐसा ही होने वाला है। और नीतीश कुमार तो ऐसे प्लेयर हैं, जिस तरह से बिहार में करते हैं, वो अपने क्रीज पर डटे रहते हैं, लेकिन सामने वाला प्लेयर हमेशा रन आउट होता रहता है। तो नीतीश कुमार जी की बातों के पे ना तो किसी को विश्वास है, क्योंकि उनकी साथ कर चुकी है। और रीमा जी, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कौन होने वाला है, कोई भी हमारी चुनौती के सामने नहीं है, हमारे सामने नहीं है। सब लोग आपस में, जो छत्रप है, सामंती मानसिकता के लोग हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, वो आपस में ही अपनी जो विपक्ष की भूमिका उसको मजबूत करने में, अपनी हैसियत मजबूत करने में लगे हुए। तो उसके 2-3 कारण बताता हूं। पहला कारण तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास का जो हमारा सिद्धांत है, और अंत्योदय का जो दर्शन है, हम उस पर चल रहे हैं। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं लगातार। इस जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या बोलते हैं ये लोग, बोल रहे हैं दूसरी तरफ क्या क्या बोल रहे हैं। राजा पटेरिया है, ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश में और उपाध्यक्ष भी वर्तमान में। वो बोल रहे हैं कि अभी अगर मोदी से बचना है, या मोदी को अगर जब तक मारोगे नहीं, उनकी हत्या तक की बात कर रहे हैं, तो हत्या के लिए तैयार हो जाइए। नाना पटोले बोल रहे थे कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनके पास दूसरा इनके मुद्दे हैं कि रावण बोलते हैं, कभी औकात की बात करते, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी नीच जाति का बोलते हैं। और मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान चले गए थे।
पाकिस्तान जाकर के बोल रहे थे कि मोदी को हराना होगा, पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए थे। तो देश की विदेशी ताकतों से, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने का इनका यूएसपी है, मोदी जी को गाली देने का यूएसपी है। लेकिन मैं रीमा पराशर जी बता देना चाहता हूं, जिस तरह से शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी और उनका वध कर दिया था, इसी तरह भारत की जनता, इस शिशुपाल रूपी जितने भी लोग हैं जो बार बार नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अपनी वोट की ताकत से वो निश्चित रूप से ऐसे शिशुपालों को बार बार चकाते रहेंगे। हमें लोकतंत्र में विश्वास है और जनता जनार्दन माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखती है, क्योंकि हमारी साख मजबूत है, नेता है, हमारे पास नीति है और नियत है। आज नरेंद्र मोदी जी न केवल गुजरात के गौरव है, देश के गौरव, विश्व के ग्लोबल चेहरा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, ये गाली देते रहे, ये जिस तरह की यूएसपी बनानी है वैसी यूएसपी बनाए, जिस तरह का इनको अपना सिद्धांत बनाए। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और तुष्टीकरण और जो भ्रष्टाचार की जो राजनीति उसको समूह रूप से नष्ट करने में लगी हुई। ठीक है, मैं एक एक सवाल अभी सबसे ले लेती हूँ, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। डॉली जी, ये जो बयान आते हैं ये किस डेस्परेशन के तहत आते हैं? 24 को लेकर क्या इतना ज्यादा पार्टियों में और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बात आई, और आज जो आपने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह जनता के आगे हाथ जोड़कर अभिवादन किया, झुक करके प्रणाम किया उस जनता को जिसने वोट दिए बीजेपी को, जिसने जिताया इतने बंपर वोट से, इन सब के पीछे जब ऐसे बयान आते हैं हत्या को लेकर, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों को लेकर, तो लगता है कि कुछ डेस्परेशन है या फिर कि इसके पीछे क्या वजह है? फिर रीमा जी, पहले तो मैं मनोज यादव जी को बधाई देना चाहती हूँ कि गुजरात में उनकी सरकार बनी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ईश्वर करे अब की बार मोरबी जैसा हादसा ना हो। 140 लोगों की मौत हुई और वहां पर कंपनी बचाई गई। भगवान करे वहां ये कंपनी को ना बचाए, जनता के बारे में सोचे, वहां शराब ना फैलाई जाए, वहां ड्रग्स का जाल ना बुना जाए। आपकी आवाज दुरुस्त नहीं है डॉली जी, आपकी आवाज में बहुत खराब आवाज आ रही है आपकी। एक बार उसको जरा आपको अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? नहीं, आवाज आ रही है लेकिन उसमें बहुत ग्लिच आ रहे हैं, आवाज प्रॉपर नहीं है। उसके आपकी आवाज चेक करते हैं। मैं जरा एक बार पीयूष जी के पास चलती हूँ, फिर अवधेश जी के पास आऊंगी। डॉक्टर पीयूष, आम आदमी पार्टी उत्साह में है, वो ठीक है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहां खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी? कौन से वाले फ्रंट में है? नीतीश कुमार के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, शरद पवार के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, किसके साथ है आखिर? या किसी के साथ की जरूरत नहीं है? उन्होंने तो कह ही दिया कि 2024 में अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा कुछ है रणनीति? देखिए, केजरीवाल जी काफी साफ तौर पर एक बात बोल चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि भाई हम हर उस फ्रंट के साथ में हैं जो इस देश के हर बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था। आई थिंक कि डॉक्टर पीयूष की आवाज चली गई। अवधेश जी, ये जो पूरी रणनीति है विपक्ष की, कहां पर ठहरा हुआ कहां है विपक्ष? क्योंकि हिमाचल के चुनाव से कांग्रेस में उत्साह का माहौल दिख रहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर खुश है, लेकिन नीतीश कुमार किस लिए इतने खुश दिखाई दे रहे हैं? और वो जो टारगेट रख रहे हैं उसके पीछे की सोच क्या है? किसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं वो आखिर? देखिए, कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बाद कोई एक प्रदेश अगर जीतती है तो उसमें उत्साह स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाई, विद्रोहियों को नियंत्रित नहीं कर पाई। जैसा हम सब जानते हैं, दोनों के 38,000 वोट है, 9 तो इनके विद्रोहियों ने सीधे हराया है, बाकी 11 पर जो है अपरोक्ष रूप से भीतरघात करके हरा दिया। तो 20 सीटें तो अपने कारण हारी है बीजेपी। तो वो है कि पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा बीजेपी के लिए कि हमारे पार्टी में जब नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता के रहते हुए अगर हम विद्रोह का शमन नहीं कर पाते हैं तो आगे क्या होगा, ये एक चिंता का उसके लिए विषय होगा। लेकिन कांग्रेस मतलब अभी ये उत्साह में ना आए कि जनता ने उसकी ओर आकर्षित होकर के वोट दिया। इतने विद्रोहियों के रहते हुए भी अगर 0.9% से जीत है तो बहुत उत्साह का कारण नहीं है। और हम लोग देख चुके हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा में कांग्रेस जीती थी। लोकसभा चुनाव में पूरा पलट गया, राजस्थान में एक सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो वो स्थिति हम लोगों ने इस देश में देखा है। इसलिए 2024 की दृष्टि से इस समय जो देश का वायुमंडल है उसमें हमको स्वयं सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई विपक्ष के लोग जो लगातार कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी पर बातचीत नहीं हो रही है, उसी रूप में इन मुद्दों को जनता ले रही है क्या?
चाहे आप हिमाचल के चुनाव में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, यहां तक कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में चले जाइए, बाकी जगह आप देखेंगे तो विपक्ष जरूर आवाज उठा रहा था। हाँ। भाजपा को वोट मिला नहीं मिला उसके कारण अलग थे, लेकिन धरातल पर इस प्रकार से मुद्दे नहीं है। महंगाई महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या है, ऐसा नहीं अवधेश जी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ नीतीश कुमार की रणनीति यही क्या मैं कह रही है? अरे भाई मैं वैसे पर आ रहा हूं। हाँ। इसीलिए जो विपक्ष की अपनी समस्या है हाँ। कि इस समय विपक्ष नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार सहित विपक्ष के ज्यादातर नेता ये मान रहे हैं, जैसे हमारी अभी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी कि महंगाई और बेरोजगारी और क्या से पूरा देश त्रस्त है, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वातावरण बना हुआ है, अगर विपक्ष में थोड़ी एकता हो गई तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने सुझाव दिया कि आप विधानसभा में मत लगिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वातावरण है, अगर राहुल गांधी आपने उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाई, लगेगा कि यही मुकाबला कर सकता है, तो सारा विपक्ष का वोट आपके पास आ जाएगा। तो इस मानसिकता में बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष का ऐसा इतिहास है कि विपक्ष कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एकजुट इस ढंग से हुआ है तो क्या जनता का उसको समर्थन मिला है? क्या इस समय ऐसा वातावरण है कि एकजुट होंगे? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसमें अब जैसे ममता बनर्जी हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। शरद पवार ने बयान दिया कि विपक्षी एकता ठीक, लेकिन मैं यूपीओ को लीड करने नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस के लिए से नेता राहुल गांधी होंगे, और स्वयं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, स्वयं बिहार में जेडीयू की क्या हालत है। बीजेपी पहले मानी जाती थी कि जेडीयू नहीं रहेगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। जेडीयू के साथ रहते हुए तो वो चुनाव एक हारी थी उपचुनाव, लेकिन उसके बाद 3 उपचुनाव में 2 उपचुनाव बीजेपी जीत रही है बिहार में। ठीक है, तो इस मुद्दे पर मैं आती हूँ। लेकिन मनोज जी, ये जो सवाल है यहाँ पर, जो अनुप्रिया जी ने भी ये सवाल खड़ा किया और कांग्रेस भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि आप गुजरात की जीत से तो उत्साहित हैं और इसीलिए आप 2024 में 400 प्लस का अपना दावा ठोक रहे हो और आपने मिशन भी बना लिया है, लेकिन हिमाचल को कैसे भूल जाए, एमसीडी का जो झटका है उसको कैसे भूल जाए? क्या ये कोई संकेत है पार्टी के लिए अपनी रणनीति बदलने का, या आपको लगता है कि यहां पर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो कि गुजरात में काम नहीं करके गया? जी देखिए रीमा जी, जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ा, हमारी सीटें भी बढ़ी, और ऐसा प्रचंड बहुमत आया है कि जो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है, तो उसकी चर्चा तो निश्चित रूप से बनती है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जनता जनार्दन का जो उनको आशीर्वाद है। जहां तक हिमाचल का सवाल है तो मात्र 1% के हिसाब से हम लोग पीछे रहे हैं हिमाचल में, जबकि हिमाचल का एक ऐसा ट्रेंड है, पहाड़ी राज्य का ऐसा ट्रेंड है कि वहां 5 साल में कांग्रेस और 5 साल में बीजेपी आती है। तो उसके लिए आप पार्टी आत्ममंथन करेगी, निश्चित रूप से उसके लिए रणनीति बनाएगी। जहां तक आप एमसीडी की बात कर रहे हैं तो एमसीडी का मैं जवाब दे दूं, सूरत से जुगनू की तुलना नहीं करनी चाहिए। स्थानीय स्तर का निकाय का चुनाव है ना, हमारे बड़े स्टार प्रचारक इसमें लगे, और उस स्थानीय स्तर का चुनाव था। जिस तरह का एक महिमा मंडल किया गया और प्रोपेगेंडा रचाया गया कि नहीं हम 230 सीट से ज्यादा निकल करके आएंगे, पर्ची पे लिख देख करके दिया गया, तो उस तरह की स्थिति तो थी नहीं। वहां पर जनता ने अभी भी हमें आशीर्वाद दिया, 104 सीटें वहां पर हमारी आई। लेकिन रीमा जी, असल बात क्या है कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक तरफ वो लोग हैं जो गाली देने वाले हैं, जो लगातार झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार का उनका मॉडल है, तो ऐसे लोगों को जनता जनार्दन कभी पसंद नहीं करने वाली। और मैं ट्रैक रिपोर्ट बताता हूं कि क्या कारण है। एक ऐसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, जो 2014 के अंदर 283 सीटें आई, 2019 में 303 सीटें आई, और इस बार निश्चित रूप से 400 से बड़ा आंकड़ा हम लोग पालन करने वाले हैं। उसका कारण है कि हमारे पास नेता ऐसे लोकप्रिय, हमारे पास रणनीतिकार, उसके अलावा जो हमारा संगठन है, हमारा संगठन बूथ स्तर पर फैला हुआ है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारी पन्ना समितियां, और अभी हम लोग एक नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन की अपेक्षा हाउस टू हाउस कैंपेन हम लोग लेकर के जा रहे हैं कि हमारे पन्ना जो प्रमुख है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो घरों में जाएंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, उनकी जो समाधान करने का होगा उसको समाधान को भी निपटाएंगे। तो ये एक बड़े युद्ध स्तर पर जो प्रयोग गुजरात में चला था हाउस टू हाउस जाने का, उस प्रयोग को हम लोग पूरे देश भर में अपनाने वाले हैं। क्योंकि गुजरात हमारे लिए प्रयोगशाला है, वो न केवल हमारे लिए अपितु विपक्ष के लिए और जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी उनके लिए रिसर्च का विषय है। तो वहां जो हमने अप्लाई किया था वो निश्चित रूप से जो पन्ना समितियां बनी थी, हाउस टू हाउस हमने जो गुजरात में कैंपेन चलाया, उसको देशव्यापी हम लोग चलाने वाले। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जनता जनार्दन निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनादेश देने वाली हो। 400 से भी बड़ा आंकड़ा मुझे लग रहा है आजाद भारत के इतिहास में ऐसा ना हो, इससे भी बड़ा एक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हो, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऐसा हमारे पास लोकप्रिय नेतृत्व है, उनके पास
पास जो क्षमता है, वो जो बड़े अमित शाह जी रणनीतिकार है, माननीय नड्डा जी का भी नेतृत्व है, तो निश्चित रूप से हम लोग सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 2024 के अंदर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चलिए, ये आशीर्वाद किसको मिलेगा और बाकियों की क्या रणनीति है उस पर भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और जो बाकी के मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत और हमारे साथ इस वक्त सभी मेहमान जुड़ गए हैं। और डॉली जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई कि हिमाचल की जीत का उत्साह तो आप मना रहे हैं, अभी तक भी आप लोगों में काफी जोश है और होना भी चाहिए, इतने समय बाद कांग्रेस को कहीं पर सत्ता आती हुई दिखाई दी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि इस एक जीत के भरोसे क्या आपको दिख रहा है कि 2024 का मंत्र कोई कांग्रेस को भी मिल गया है? क्योंकि यहां पर तो यह माना गया है कि 5 साल एक की सरकार रहती है, 5 साल दूसरी पार्टी आती है। और बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उसमें भी कोई इतना बहुत ज्यादा गिरावट तो कुछ आई नहीं है। तो फिर कांग्रेस की इस खुशी और रणनीति का क्या कारण है? देखिए, आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अंत में जीत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुई। हिमाचल प्रदेश कौन सी जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर आते हैं जो केंद्र में इनके मंत्री हैं। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री जी ने जा जाकर राष्ट्र के मुद्दे उठाए और सीधे लोगों से इतनी बड़ी सारी जनसभाएं करने के बाद कहा कि किसी का चेहरा मत देखो, मेरे चेहरे पे वोट दो। लेकिन हिमाचल की जनता ने वहां प्रधानमंत्री जी के चेहरे को सिरे से नकार दिया और उन्होंने अपने मुद्दों को चुना। हर बार बीजेपी ने वहां क्लेम किया था कि इस बार रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने रिवाज नहीं बदला, उसने ओपीएस को चुना, उसने बागबानों ने अपने सेब के दामों को चुना, बच्चों ने चुना कि उनको रोजगार मिलेगा और महंगाई से उनको राहत मिलेगी। वहां सिरे से ये चीज नकार दी गई। उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई। देखिए क्या हाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एमसीडी में भी दिल्ली में हार गए। अब आप ये समझिए कि जनता धीरे धीरे अपने मुद्दों पे आने लगी है, उन्हें ये समझ में आने लगा है। जो गुजरात में इन्होंने कार्ड खेला प्रधानमंत्री जी के चेहरे को दिखा दिखाकर, इनकी सबसे बड़ी विफलता है कि ये काम पे वोट नहीं मांगते, ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं। आप इनसे बोलिए ना कि इमोशनल कार्ड को छोड़ के प्रधानमंत्री जी के, इनके मुख्यमंत्री के नाम को कोई गुजरात में जानता नहीं। आपने भी वो वीडियो देखी होंगी जो चारों तरफ घूमी है। तो ऐसा नहीं है, इनको ये समझना पड़ेगा कि रोजगार जनता को इन्हें देना पड़ेगा, इन्हें उस बारे में सोचना पड़ेगा कि महंगाई को कम करे। डॉली जी, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करे। ओके डॉली जी, आपने दो अलग अलग बातें कही हैं। आपने कहा कि हिमाचल में प्रधानमंत्री ने घूम घूम कर बीजेपी ने प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया, लेकिन वहां जनता ने प्रधानमंत्री जी बीजेपी ने उनका चेहरा दिखा दिखाकर वोट मांगे। दूसरी तरफ वहां पर जनता ने मुद्दों को चुना। गुजरात में भी पीएम का चेहरा दिखा दिखाकर वोट मांगे, लेकिन जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए। तो क्या गुजरात की जनता क्या देश से बाहर है कि उनको मुद्दे समझ नहीं आ रहे? सिर्फ हिमाचल का ही उदाहरण अगर देना है तो गुजरात का भी देना चाहिए। दोनों में आप अलग अलग कैसे तालमेल बिठा रही हैं? रीमा जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके गुजरात, वहां हिमाचल प्रदेश में कहा मेरे चेहरे को देखकर वोट दीजिए, मेरे चेहरे को देखकर वोट मेरा वही सवाल है हिमाचल की मैं वही कह रही हूं। अरे दोनों जगह पीएम ने यही बात कही थी ना, दोनों ही जगह पीएम ने यही बात कही। तो फिर आप गुजरात को अलग देख रही हैं, हिमाचल को अलग देख रही हैं, ऐसा कैसे? रीमा जी, जब मनोज यादव जी बोलते हैं तो आप बीच में नहीं बोलती, लेकिन जब मैं बोलती हूं तो आप 20 बार बीच में बोलती हैं। आपका सवाल आप मुझसे फिर पूछ लें, लेकिन जब हम बोल रहे हैं उसको तो बोलने दीजिए। आपने बोला, इतना लंबा बोला, तभी तो मैंने सवाल पूछा, आप ही की बात से सवाल निकाला है मैंने। चलिए खैर, एनीवेज आप बोलिए। एक सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरा साफ ये कहना है कि गुजरात का लाल इमोशनल कार्ड, ना जाने कौन कौन सी चीजें, राष्ट्र की बात। अरे गुजरात के लोगों को शराब, जो वहां ड्राई स्टेट है, वो शराब का जो इन्होंने जाल फैला दिया है, घर घर शराब पहुंचा दी है, वहां उनसे कैसे उनको मुक्ति दिलाएंगे? लाखों करोड़ों की ड्रग्स पोर्ट्स पे पकड़ी जाती है, वहां कैसे निजात मिलेगी? पुलिस वाले
हटा देते हैं, जनता को तो नहीं देते। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे आखिरकार कब तक वोट मांगेंगे? इनकी सबसे बड़ी विफलता है, इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कोई जानता नहीं, नाम कोई जानता नहीं। बार बार हर जगह प्रधानमंत्री जी को गली कूचे में भी ये ले जाते हैं। डेवलपमेंट पे वोट मांगिए ना, नौकरियों पे वोट मांगिए, महंगाई को कम करिए, सोचिए लोगों के बारे में। ठीक है डॉली जी, अब मैं बोलूं जरा, एक सेकंड, मैं मनोज जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। ये सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि गुजरात की जनता जो है वो मुद्दे नहीं पकड़ पा रही है? तो ये जो वोट पड़े हैं ये किस लिए पड़े हैं इतने गुजरात में बीजेपी को? देखिए, तो फिर आप ये बात मुद्दे क्यों नहीं समझ पा रही फिर जनता आपके? हमारे मुद्दे हिमाचल में समझ रही है जनता, आप समझ ही नहीं रही है। पूरे देश में उपचुनाव में हार हो रही है, आप उसको भी नहीं मान रही है। पूरे देश आप में एक चीज का ढोल ढपरी पीटे जा रहे हैं। आपको मैंने एक लाइन में बताया कि बार बार प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाते हैं, गुजरात का लाल, गुजरात का बेटा। अरे प्रधानमंत्री जी, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी नेता को गाली देते हैं, वो आप सवाल नहीं करते? क्या वो लोग देश में नेता नहीं है? क्या वो लोग देश के लोगों के लिए काम नहीं करते? क्या उनके लिए जब आप अपशब्द बोलते हैं तो वो बुरे शब्द नहीं होते? वीडियो को एडिट करके दिखाते हैं, पूरी वीडियो हिमाचल मध्य प्रदेश के वो नेता की दिखाइए आपकी, क्या बोला उन्होंने कि हराने का मतलब है हराना। ये पूरी वीडियो दिखाइए। ये इमोशनल कार्ड कब तक खेलेंगे, कब तक खेलेंगे इमोशनल कार्ड? ओके, मनोज जी जवाब दीजिए, फिर मैं जरा पीयूष जी के पास जाऊंगी। हाँ मनोज जी। जी देखिए रीमा जी, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, इस कहावत को मैं हिमाचल में चरितार्थ करूंगा। अभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी जो छोटी सी जीत मिली उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये अभी भी दूसरी तरफ ही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही सारी चीजों को लेकर के जाने। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, आपके पास इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कभी जीएसटी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नोटबंदी का मुद्दा है, तो पिछले 5 विधानसभाओं में भी आप लेकर के गए मुद्दे, आप तो नेस्तनाबूद हो गए, 5 राज्यों में धराशायी हो गई, और एमसीडी में आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 104 सीटें लेकर के आई और आपका तो कोई कहीं वहां उस अस्तित्व ही नहीं बचा है, और आप यहाँ पर बैठ करके वोट जीतते हैं। अभी सुनिए ना, हाँ बहुत अच्छा है, आप तो बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास चेहरा है, हमें गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे कार्यकर्ता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो देवना के गुजरात पूरे विश्व में लोकप्रिय है। लेकिन आपके राहुल गांधी का क्या करें? आप फ्यूज मिसाइल को बार बार रिलॉन्च करने का प्रयास करते हैं, वो ना स्थानीय निकाय के चेहरे बन पाए, ना विधानसभा स्तर के चेहरे बन पाए, ना लोकसभा स्तर के चेहरे बन पाए। ये समस्या क्या है? ये समस्या क्या है? ये समस्या आपकी कैडर की समस्या है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ डोली जी, मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक करके बात करेंगे भाई, एक मिनट, दोनों लोग शांत हो जाइए। इस तरह मनोज जी, ओके डॉली जी, एक मिनट डॉली जी, मनोज जी, अगर मनोज जी, ओके, अरे एक सेकंड भाई, मुझे तो बोलने दीजिए डॉली जी, मनोज जी, माफी मांगेंगे आप? प्रधानमंत्री जी को मदद की हत्या करने की बात कर रहे हैं आप प्रवक्ता है क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांगेंगे उनके लिए? बताइए ना, आपके जो नेता ने बोला है माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगेंगे क्या? रावण के लिए माफी मांगेंगे क्या? रावण के लिए माफी मांगेंगे क्या? मोर्चा को नीच बोलना, इसके माफी मांगेंगे? हिम्मत है आपके अंदर? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो हिम्मत है क्या आपके अंदर? आप बैठ जाते हैं समर्थक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बताइए, नाना पटेल ने जो कहा कि हत्या करेंगे, माफी मांगेंगे क्या? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, आप पार्टी है क्या? आप उनके प्रवक्ता है कि नहीं है? आप बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता है कि नहीं है? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को, चूंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, सामंती सोच से ये सामंती परिवार से नहीं आते, हत्या करने की बात करेंगे, रावण बोलेंगे, नीच जाति का एक सेकेंड पूरी सूची लेके ठीक है मनोज जी, नेताओं ने उनको ये सूची है मेरे पास में। एक मिनट मनोज जी सुनिए, मनोज जी की आवाज नीचे है भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मनोज जी एक मिनट,
एक मिनट, एक तो इस तरह से डिबेट होती नहीं, चीख करके और एक दूसरे के बात में इंटरप्ट करके। एक एक करके बात करेंगे तो सबको समझ में भी आएगा और हम उसको बहस को आगे ढंग से बढ़ा पाएंगे। ये मनोज जी, आप क्या सूची दिखा रहे हैं? एक मिनट डॉली जी, आ रही हूं आपके पास। एक एक करके बात करेंगे। डॉली जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, मनोज जी भी बीच में नहीं बोलेंगे। ये क्या सूची है मनोज जी, क्या सूची है? मैं आपको साथ डेट के साथ में और टाइम के साथ में मैं बता देता हूं। 85-86 गाली दिया है इनके नेताओं ने। मैं पढ़ के सुना देता हूं कौन कौन सी तारीख पे 86 गालियां दी है। तो कि प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं, गरीब के बेटे देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक पद से नहीं रहा इनको। 86 गालियां पढ़ के सुना सकता हूं, मैं सुना। एक मिनट मनोज जी, नहीं मनोज जी एक मिनट। सबको पता है क्या क्या प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद कई बार इस बात को रिपीट किया, उसको पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यही है। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट। अगर धोनी जी ओके माफी मांगेगी कांग्रेस, ठीक है। डॉली जी देखिए, आपने क्योंकि डॉली जी ये मुद्दा उठाया इसीलिए ये मुद्दा इतना भड़काया। अभी आपने इस बात को उठाया। मैं ये जानना चाहती हूँ डॉली जी, के बारे में अपशब्द बोला, हमने तो नहीं बोला। क्या आप शब्द बोल दिया? क्या आप शब्द बोले राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में क्या बोला है? क्या बोला है राहुल गांधी के बारे में? एक सेकेंड मनोज जी क्या बोला राहुल गांधी के बारे में? डॉली जी ये बताएंगे, और अगर इस तरीके के शब्द बोलेंगे ना तो मैं यहीं पर इनको इन्हीं की भाषा में समझाऊंगी। अरे आप लोग तो हमको गाली दे सकते हैं ना, क्योंकि सामंती मनोज जी इस तरह के पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। मनोज जी आपको सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मनोज जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है। अगर आपने कोई पर्सनल कमेंट किया है तो कृपया करके इस तरह से हम अलाउ नहीं करेंगे इस मंच पर। आप पर्सनल कमेंट ना करें, और डॉली जी आप भी इस तरह से पर्सनल कमेंट ना करें। दोनों ही एक दूसरे को, कोई ये पर्सनल कमेंट करने का फोरम नहीं है। हम जिस मुद्दे पर है जरा उस पर डिबेट करते हैं। चलिए डॉक्टर पीयूष के पास मैं जाना चाहूंगी। पीयूष जी, वो आवाज खराब हो गई थी, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि ये जो गठजोड़ हो रहा है, सबका अलग अलग फ्रंट पे गठजोड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी आखिर कौन से गठजोड़ में और किस रणनीति के तहत इस वक्त खड़ी हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं भी वही बोल रहा था जब शायद ऑडियो ब्रेक हो गया था। हाँ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो दो, यदि आप सिद्धांतों की बात करेंगे तो वो शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था है। तो जो भी गठजोड़ यदि बोलेगा कि भाई मैं देश के सारे स्कूलों को बदल के और एक समान उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की नींव रखूंगा और काम करूंगा, आम आदमी पार्टी उसके साथ है। जो बोलेगा कि हम प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं जो है उनको बहुत अच्छा कर देंगे, आम आदमी पार्टी उस गठजोड़ के साथ में रहेगी। क्योंकि हमारा ये बहुत दृढ़ता के साथ में मानना है कि एक शिक्षित और स्वस्थ राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी की, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और काफी गहमागहमी भी उस बात पर हुई। प्रधानमंत्री पॉपुलर है, इस बात में तो किसी को कोई दो मत नहीं है, क्योंकि बिना पॉपुलैरिटी के चुनाव तो नहीं जीता जाता, और गुजरात में काफी बड़ी जीत उन्हें मिली है। पर वे इतने भी पॉपुलर नहीं है जितना हम लोग उन्हें समझते हैं, है ना। बिल्कुल पॉपुलर नहीं है ये तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरे पास में एक मैप है, भारत का मैप है, शायद यदि आप लोग ये देख पाएंगे तो इसमें जहां पे केसरिया है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमरीली चुनाव जीते हैं, जहां पे पूरा डार्क ब्लू है वहां पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, और इसके बाद में जहां पे लाइट ब्लू है वहां पे उन्होंने कांग्रेस के विधायकों और दूसरे विधायकों को तोड़ के और फिर बाद में दूसरी बार सरकार बनाई है। चुनावी जीत के माध्यम से उन्होंने सरकार नहीं बनाई है। एक सेकंड, ये दिखाइए जरा, मैप दिखाइए एक मिनट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट आप एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी का मैप है। अवधेश जी, नहीं सर आप कौन सी पार्टियों को तोड़ के सरकार बनाई है वो भी मैप में आ रहा है। तो ये लाइट ब्लू कलर ऐसा है कि ये जो लाइट ब्लू है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यही है कि वो अपने अनुसार वो जहाँ के विधायकों को केसरिया इतना कम क्यों दिख रहा है? मतलब इस वक्त आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। बीजेपी के समर्थन की तो बात ही छोड़िए, उसकी अपनी सरकारें कहाँ है और इतना कम क्यों दिख रहा है? कौन सा मैप है? रीमा जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैप किसका बनाया हुआ मैप है? ये जो लाइट ब्लू है, ये लाइट ब्लू जो है, देख लिया देश में, उसको बंद करिए भाई। वर्तमान अरे आपका देख लिया, आम आदमी पार्टी अगले 2024 में इसको लेकर जगह जगह जाएगी। मेरा ऑडियो खराब था, आपको इतना बोलने का मौका मिला, फिर अरे हम एक ही बार एक मिनट, हाँ बताइए। मैप आपने ऐसी चीज दिखा दी ना, उस पर सस्पेंस था, कई चीजें उसमें खुलासे हो रहे हैं मैप में।
मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये जो लाइट ब्लू दिख रहा है ना मैडम, ये लाइट ब्लू भी जो है ना वो भी केसरिया ही है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मैं समझ गया। पर जैसे जिस राज्य से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश से इन्होंने कांग्रेस के 30 विधायक तोड़ के और सरकार बनाई है। तो प्राइमरीली इलेक्शन, क्योंकि हम इलेक्शंस की बात करें कि भाई इलेक्शन की जो जीत है वो पॉपुलैरिटी का पैमाना है। तो जब हम इलेक्शन की जीत को पॉपुलैरिटी का पैमाना मानते हैं तो मोदी जी पॉपुलर है, अमित शाह जी पॉपुलर है, इनके कई स्थानीय मुख्यमंत्री भी पॉपुलर हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान भी पॉपुलर है, पर इतने भी नहीं है जितना हम मानते हैं पॉपुलैरिटी। यही मैं इस मैप के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था। और जब तक हम पर्सनैलिटी कल्ट में हम आ गए हैं मैडम, आजकल पर्सनैलिटी कल्ट पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। जब तक हम जनता की मूल मुद्दों की बात को वापस से फोरम में नहीं लाएंगे, मेन फोरम पर नहीं लाएंगे कि भाई शिक्षित और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने की, जब तक सब लोग एक जैसी बातें नहीं करेंगे तब तक शायद हम इसी तरीके की बहस देखते रहेंगे कि भाई किसी के नेता को किसी ने कुछ बोल दिया तो मन आहत हो गया, केजरीवाल जी को तो क्या क्या नहीं बोला गया है। पर ठीक है, हम बात करते हैं स्कूलों की और अस्पतालों की कि भाई स्कूलों और अस्पतालों ने किसके लिए क्या क्या बोला है ये भी तो ध्यान ये रखिए। बहुत अच्छा ढंग से आपको लगता है वाकई में ये जो गठजोड़ हो रहे हैं, जो राजनीति हो रही है विपक्ष की, उसमें ये जो आप इतने अहम मुद्दे उठा रहे हैं इसके आधार पे गठजोड़ हो रहा है? मतलब सीरियसली ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी ऐसी बातें कर दी हैं, ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इसके आधार पर ही अब सब गठजोड़ हो रहा है? नीतीश कुमार के इसी के आधार पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इसके आधार पर गठजोड़ हो नहीं हो रीमा जी, पर इसके आधार पर ही गठजोड़ होना चाहिए। गठजोड़ों की एकमात्र बुनियाद जो है वो यही होना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा लोकतंत्र है मैडम। यदि लोक की बात हम नहीं करेंगे तो किस तंत्र की बात कर रहे हैं? चलिए, स्वतंत्रता क्या होती है मैडम? किसी व्यक्तिवाद का तंत्र नहीं होता, स्व का तंत्र होना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र हैं। और वो स्व कौन है इस देश में ना? संविधान बोलता है हम भारत के लोग। चलिए इस मैप पर भी जरा मैं बात करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मनोज जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, शायद इस मैप पर उनको कुछ आपत्ति है या शायद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और अवधेश जी, पहले तो जो आप मैप में कुछ खोज रहे थे वो थोड़ा सा बताएं, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगी। मैप जो है, इस मैप में अलग अलग तरीके से लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और जो भगवा कलर दिखाई दे रहा है, तो देश में अगर देखा जाए तो राज्यों में सरकारें बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर। जैसे भारतीय राजनीति की एक विडंबना है और समस्या है, वही हमारे पीयूष जी राजनीतिक विश्लेषक होकर उन्हीं में से निष्कर्ष निकाल, अपने सुविधा के अनुसार हम बहुत सारे आंकड़े निकालते हैं और पूरा मस्तिष्क लगाते रहते हैं कि दिखाओ 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 कैसे हुआ। अरे भाई, जब कांग्रेस में फूट हो गई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करके निकल गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बीजेपी और उसके बीच गैप कितना था? अरे सुनिए 5-6 सीट का तो गैप था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह हार गई। जिस महाराष्ट्र को आप दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला था, याद करिए, और उस बहुमत में शिवसेना चली गई थी दूसरी ओर। जिस कर्नाटक को आप दिखा रहे हैं, उस कर्नाटक में क्या हुआ था? बीजेपी 2008 सीट से सबसे बड़ी पार्टी थी, बाद में गठजोड़ करके बनी और कांग्रेस और जेडीयू सरकार नहीं चलाई। तो जिसको 208 सीट है, जिसको 5 की बहुमत के लिए चाहिए होगा, वो क्या अब रिजाइन देके विधानसभा चुनाव करेगी, सरकार बनाएगी? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी सुविधाओं के अनुसार। और केजरीवाल तो सही है ना? सुनिए आप, नहीं, भारत का मैप तो ठीक है, भारत का मैप भी ठीक है, उसका भी बिल्कुल ठीक है। अरे आपने कर्नाटक दिखाया, मध्य सुनिए ना, अरे सुनिए आपने कर्नाटक दिखाया, मध्य प्रदेश दिखाया, महाराष्ट्र देख लिया। अरे भाई, आपका देख लिया तो आप अपनी केजरीवाल जी हर जगह उनका नाम चल के चुनाव लड़े, वो पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम पर्सनैलिटी कल्ट है, राहुल गांधी का नाम पर्सनैलिटी कल्ट नहीं। लेकिन मैं एक दूसरी बात करूं, उन्होंने एक सीरियस बात उठाई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में केवल व्यक्ति नहीं होता, मूर्ति नहीं है। वो व्यक्ति एक विचार का, व्यवहार का जो है जीता जागता प्रतीक होता है कि उसकी विचारधारा क्या है, वो कर क्या रहा है।
तो नरेंद्र मोदी को अगर आज के शपथ ग्रहण समारोह पर हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि आखिर नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल जो है जिसके आधार पर वो देश में आई वो क्या था जो देश में एक्सेप्टेबल है, तो वही देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने एक साथ जिसको हिंदुत्व को ये सब कहते हैं काल्पनिक चीज है, ये तो केवल भावनात्मक है। अरे भाई उस हिंदुत्व में भारत की एक संपूर्ण कल्पना भी है जिसमें आर्थिक विकास भी है, जिसमें शिक्षा में एक व्यापक बदलाव है जो अब होने जा रही है, जिसमें धर्म क्षेत्र संस्कृति का भी बदलाव है, जिसमें विज्ञान भी है। आप उसको ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदुत्व का विचार का मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने सुनो नरेंद्र मोदी ने अपने मॉडल से गुजरात को इतना सशक्त किया है कि लोगों के अंदर वो जो हिंदुत्व है, वो जो राष्ट्रभाव है कि गुजरात की क्षेत्रीयता को राष्ट्रवाद से जोड़ना। ठीक है, गुजराती तो वो नहीं, वही मॉडल जो धीरे धीरे देश में जो बढ़ा है, उस विचार की एक्सेप्टेबिलिटी है। बीजेपी कहां चुनाव हारती है जीतती है वो एक पक्ष बना रहता है, लेकिन इस विचार की एक्सेप्टेबिलिटी कि ये है भारत जो कल नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि 25 साल की तैयारी है, मत बोलो वो 25 साल क्या है कि बीजेपी के नेतृत्व में 2047 में भारत दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बने। तो वो एक कल्पना से चल रहा है, उसके सारे अंग अंग है। कोई कहे कि इसमें रोजगार नहीं है, भैया गुजरात जो है उसकी विकास तो देख लीजिए। और मैं इस समय जनता दल यू की प्रवक्ता थी, जरा बिहार नहीं वो मैं जरा आती हूँ क्योंकि वो भी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही है। अनुप्रिया जी, जिस तरह से जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, जाहिर तौर पर ये मुद्दा है और उनके सामने अभी सारे मुद्दे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी विकास के मॉडल के तौर पर ही आगे कर रही है ना, नरेंद्र मोदी मॉडल नहीं बल्कि विकास का मॉडल, जिसके आधार पर लगातार राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस मॉडल के सामने फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके दावे जो है और जो सपना है उसके पीछे की स्टोरी कोई समझ नहीं पा रहा है। देखिए रीमा जी, इस चर्चा को मैं बहुत ही गंभीरता से सुन रही थी। इस चर्चा का मुझे लगता है कि जो उद्देश्य था उस अपने उद्देश्य से हटके के बहुत कई तरह की चर्चा उसमें हो गई। और मैं मनोज जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि 2024 में हम जो चुनाव लड़ेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे और अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी पे। लेकिन उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि हमने जो 8 साल या 10 साल हम जो काम किए हैं, हमने जो जनता को सुविधाएं दी उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखिए कि किस तरह से बात करते हैं। और इन्हीं मुद्दों को हम चाहते हैं कि देश में मुद्दे की राजनीति हो, देश में कोई चेहरा किस बात का? आप किस चेहरे की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने रोजगार छीन लिया है, जिन्होंने महंगाई बढ़ा दी है? तो मनोज जी के आता है, मनोज जी की बातों समझ में आता है। और ये जो पूरा डेटा लेके अभी दिखा रहे थे, जो गालियों का डेटा था, मुझे लगता है कि उनको ये डेटा ये लेके बैठना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया है 8 सालों में, किस किस क्षेत्रों में उनकी प्रगति हुई है। मैंने जब तक आपके साथ थे नीतीश कुमार बोलते थे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो इसमें विकास के मॉडल हैं। जब उनकी सरकार थी कोई इस देश में नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन अब साथ नहीं है ना, लेकिन साथ नहीं होते हुए नहीं है तो उनको यही तो जनता में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाद में क्या बोलते हैं मनोज जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, आपका लंबा भाषण हो गया। चुनाव की प्रचार हुई थी, वह माननीय मुख्यमंत्री के कानों के आधार पे उन्होंने आपके पास में इतने बिना भाजपा के साथ में, बिना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में इनकी क्या हैसियत रहेगी लोकसभा चुनाव में, सबके सामने आ जाएगा। और इनसे पूछा गया माननीय नीतीश जी से कि आपका मॉडल क्या है, बोले क्या मॉडल होता है? अरे भाई आपने मॉडल ही सिद्ध नहीं कर पाए। इतने लंबे समय तक आप लगातार यहाँ पर बैठे रहे। जब गुजरात मॉडल की बात होती है, आप भी तो हमेशा ट्रिक पर खड़े रहे, मुख्यमंत्री आप ही रहे, चाहे दल आपका गठबंधन का, चाहे जेडीयू, चाहे आरजेडी राहुल की भारतीय जनता पार्टी हो, मुख्यमंत्री तो आप ही रहे। तो आपने क्या मॉडल दिया? अभी जंगल राज ब्रिटेन के साथ में गोदी में बैठ गए, जहां पर कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। आप बताइए क्या मॉडल है आपका? जीडीपी में क्या योगदान है बिहार का? आप लगातार अपने साथियों को बदलते रहे, लेकिन क्रीज पर मुख्यमंत्री आप ही रहे। तो आप मुख्यमंत्री रहने के नाते आपका मॉडल क्या है बताइए जरा। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर के जीतने का काम करते हैं। उसके अलावा आप देखिएगा लोकसभा में आपकी 5 सीटें नहीं आने वाली। और रीमा जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो मुंगेरी ला के हसीन सपने देखने चाहिए। जहां तक चिकित्सा की उन्होंने बात की तो कैसी हवाना क्लिनिक खोला, 5 दिन के बेड नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं दिया। अभी सुन लीजिए, साथ हो जाएगी इतना। मनोज जी, जनता ने उसी पर वोट दिया। देखिए एमसीडी में तो जनता ने उसी पे वोट दिया है ना, चाहे उनके मोहल्ला क्लिनिक या पोल खोले या उनके हाँ
उनके आप रीमा जी, तमाम वादों जिनके की पास बोल रहे एक हैं, लेकिन लोकसभा जनता ने तो सांसद उनको नहीं दिया है ना वोट। रीमा जी, एक लोकसभा सांसद नहीं है, जो सोशल मीडिया पे केवल अपनी टीआरपी चमकाते हैं, जो फेसबुक जीवी है, जो ट्विटर जीवी है, वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है। अद्भुत है भाई, अद्भुत चमत्कार देखिए। वो कह रहे हैं लोकप्रियता है, ही इज सेइंग कि लोकप्रियता है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आप लोग दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह एक मैप दिखा रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलने में माहिर है। चिट्ठी पे लिख देते हैं, आईबी की रिपोर्ट देते हैं, आईबी की रिपोर्ट यार आप है ना भाई साहब, बात तो ठीक है ना, ठीक है, आप है ना, आप प्रवक्ता पर जो बात बोलते हैं वो डेटा आधारित बात होती है, वो राजनीति में लोकतंत्र में आपकी साख जरूरी है, मजबूत आपको जो आरोप लगाना तो नीतीश कुमार के साथ अच्छी है, राहुल गांधी पे विश्वास करता है, बात करना तो करिए, अगर किसी की साख बात करिए, बनाने पड़ गए आपको गुजरात पीयूष जी और मनोज जी, आप लोग बीच बीच में बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके। मनोज जी आपने बोल लिया है, मैं जरा अनुप्रिया जी, ओके मैं अनुप्रिया जी के पास आती हूँ, फिर मनोज जी के पास, पीयूष जी के पास जाऊंगी। अनुप्रिया जी, जो बात अवधेश जी ने कही वही बात है। आप जो बड़े बड़े मुद्दे उठा रही हैं, नीतीश कुमार ने जब से लोगों से मिलना शुरू किया, जब से उन्होंने विपक्ष को एकजुट करना शुरू किया, पहली बात तो आपके खेमे में कौन कौन आया ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये कि मुद्दों पर तो अभी तक नीतीश कुमार आए ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है, बीजेपी के खिलाफ संगठन करना है, संगठित करना है सबको, और बीजेपी के खिलाफ मैं चेहरा बन करके लोगों को लाऊंगा। अभी तक वो मुद्दों पे तो आए ही नहीं है, तो आप इतने बड़े मुद्दे क्यों उठा रही हैं? नीतीश कुमार का मुद्दा अभी तक आया नहीं सामने। नीतीश कुमार जी का मुद्दा यही है कि जो जिस तरह से सांप्रदायिकता हो रही है हमारे पूरे भारत में, जहां रोजगार की, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इसी मुद्दे के आधार पे विपक्षों को एकजुट करने का कोशिश वो कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। जिस तरह से ये जो विकास मॉडल की बात करते हैं, मैं बार बार पूछती हूँ मनोज जी से कि विकास मॉडल आप जो बता रहे हैं उसकी चर्चा कीजिए ना, आप बार बार अब दूसरे पार्टी के नेताओं के बात। अनुप्रिया जी मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ कि जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आए थे, नया गठजोड़ जब हुआ था, तो अवधेश जी कितनी हजार नौकरियों की बात हुई थी कि हम इतनी हजार सरकारी नौकरियां देंगे? नहीं, अभी तो 2 लाख की, तो 2 लाख कितनी नौकरियां मिल गई हैं? अगर हम रोजगार की ही बात करें, अभी तक कितनी सरकार का एजेंडा पूरा हो पाया जो वादा किया था आते ही कि हम 1 महीने 2 महीने के अंदर ये इतनी नौकरियां दे देंगे? तो उस पर भी तो फिर बहस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुद्दा ये है तो मुद्दा कितना सुलझाया गया वो भी बात है, कितनी नौकरियां मिल पाई। बेशक हम जिस मुद्दे के साथ में होते हैं उसी मुद्दे के साथ में चुनाव भी लड़ते हैं, उसी मुद्दे पे बात भी करते हैं, हम अपने मुद्दे को जुमला साबित नहीं कर देते। और जिस तरह से हम 2014 में कितनी नौकरी मिल पाई, कितना टारगेट कंप्लीट हुआ? नहीं, टारगेट आपका जो है हम देख रहे हो कि हम नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने बांटा है, पुलिस की नौकरी के लिए भी नई वैकेंसीज आई है, कई अलग अलग डिपार्टमेंट से भी नियुक्ति पत्र बांटा गया और वैकेंसीज भी आई है। मुझे लगता है कि विगत 1 हफ्ता पहले हमारे राज्य में पुलिस की भर्ती के लिए कई ऐसे रोजगार के लिए यहाँ आई है और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। कार्य हमारा लगातार चल रहा है। 3 महीना पहले सरकार बदली है और 3 महीना में अगर बहुत ज्यादा घूस 2014 से 2000 अगर ठीक है तो आप तो इतनी डने अनुप्रिया जी सारे डाटा रखती हैं, इसका भी रखना चाहिए बहुत अच्छी। लेकिन मैं किसी से जाना, मैं एक रोचक सुनो बस मैं केवल एक रोचक आंकड़ा महंगाई का, सब लोग महंगाई दे रहे हैं। देखो आज पेट्रोल और डीजल का दाम पटना में सुनिए सर, आज पेट्रोल और डीजल का दाम पटना में 107 रुपए 22 पैसे पेट्रोल का, डीजल का दाम 94 रुपए 97 पैसे। राजस्थान में कांग्रेस बैठी है, राजस्थान में जोधपुर का दाम होता है पेट्रोल 108 रुपए 95 पैसे, डीजल 94 रुपए 91 पैसे। और गुजरात में अहमदाबाद में पेट्रोल का दाम 95 रुपये 52 पैसे है। अब सोचो 12-13 रुपए इन लोगों से कम है। डीजल का दाम 51 रुपए 62 पैसे, और भी मैं दे सकता हूं। इसलिए जैसे हम लोग बताएं महंगाई महंगाई महंगाई, तो लोग जब देखेंगे कि इन राज्यों में क्या स्थिति है, ये तो राज्यों के टैक्स के कारण है ना। ठीक है, जल्दी से डॉली जी, ये महंगाई का मुद्दा जब आप उठा रहे हैं तो राजस्थान में क्या है? ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। और पीयूष जी आप भी जरा इस पे जवाब दीजिएगा जल्दी से, एक लाइन में प्लीज। डॉली जी, हमारे मैडम जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं ना, वो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। सही बात कर नहीं रहे हैं। डॉली जी आप बता
चाहिए। आंकड़े बता किस रहे हो। तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को परेशान कर रही है ये सब जानते हैं। जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां उन स्टेट्स को ये जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं ना, पूरे विश्व में कच्चे तेल का क्या दाम है और यहाँ सरकार क्या रिबेट दे रही है उस पर भी चर्चा करिए। हर राज्य में उस पर भी चर्चा करिए, जरा वो भी बताना चाहिए। कम करना है, इस पर अलग से चर्चा करते हैं और इस पर कई बार चर्चा हुई भी है। डॉली जी, कई बार इस पर चर्चा हो नहीं, समय नहीं अब डेली, सॉरी समय नहीं है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। आप किसी पर इन पर पर्सनल कंपैरिजन। चलिए पीयूष जी, आपकी आवाज चली गई और मेरे पास वक्त की भी बाधा है। अब मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत के इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन 2024 उससे सब मंत्र लेने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात, हिमाचल और खासकर दिल्ली का एमसीडी चुनाव तो एक अलग ही चुनाव था, लेकिन उसको भी अब 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वहां पर जिस तरह के नतीजे आए हैं वो किस तरह का संकेत दे रहे हैं। बहरहाल अभी तो 2024 दूर है, लेकिन रणनीति के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि सभी ने अब पूरी तरह से ताकत अपनी उसी तरफ झोंक दी है। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।